हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। देखिए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से पहले हम थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि अभी तक मेमोरी किस तरीके से एलोकेट होती थी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि अगर हमने कोई नॉर्मल वेरिएबल लिया इंट ए। ठीक है, तो एक ए वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर टाइप के लिए इसका मतलब 2 बाइट्स मेमोरी एलोकेट हो गई। ठीक है, कितनी बाइट्स? 2 बाइट्स मेमोरी एलोकेट हो गई एक की। यानी जब हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं वेरिएबल को, वैसे ही कंपाइल टाइम पर, किस पर? कंपाइल टाइम पर ए के लिए 2 बाइट्स मेमोरी क्या हो गई? फिक्स्ड हो गई, एलोकेट हो गई। ठीक है, अगर मान लीजिए हम एरे की बात करें, यानी अगर मान लीजिए मैंने कोई एक एरे ले लिया है। ठीक है, एरे ARR मान लीजिए ले लिया, उसका साइज क्या ले लिया? 10। इसका मतलब है कि इस ARR एरे के लिए कितने बाइट्स मेमोरी एलोकेट होगी बताइए? 20 बाइट्स मेमोरी एलोकेट हो गई। ठीक, इसी तरीके से मान लीजिए मैंने एक स्ट्रक्चर ले लिया, यानी स्ट्रक्ट स्टूडेंट और एस, ये वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब इसके लिए यानी एस के लिए भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ साइज क्या हो गई? मेमोरी एलोकेट हो गई। अब एस मान लीजिए इसके तीन मेंबर हैं, रोल नंबर है बच्चे का नाम है और बच्चे के मार्क्स हैं। मान लीजिए ये 2 बाइट ले रहा है, ये आपका 20 बाइट ले रहा है और ये मान लीजिए 4 बाइट ले रहा है। यानी टोटल 26 बाइट्स मेमोरी एलोकेट हो गई। किसके लिए? एस के लिए, अगर वो वेरिएबल स्ट्रक्चर टाइप का है। एरे टाइप का है यानी 20 बाइट्स मेमोरी एलोकेट हो गई। इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल है, 2 बाइट्स मेमोरी एलोकेट हो गई। यानी अभी तक जब हम वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसको डिफाइन करते थे तो वेरिएबल कुछ अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेट हो जाती थी। ठीक है, इस टाइप की मेमोरी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी। क्या बोलते हैं? स्टैटिक मेमोरी। स्टैटिक मेमोरी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैंने इतने बाइट अमाउंट ऑफ मेमोरी क्या कर दी? फिक्स्ड कर दी। क्या कर दी? फिक्स्ड कर दी। ठीक है, फिक्स्ड कर दिया। इसका मतलब है कि ए 2 बाइट है, एरे ऑफ 10 यानी 20 बाइट्स है, और स्ट्रक्ट स्टूडेंट कितना है? 26 बाइट्स है। इसका मतलब इस अमाउंट ऑफ मेमोरी को हम अब घटा बढ़ा नहीं सकते, ना तो इंक्रीज कर सकते हैं 20 बाइट से बढ़ा करके 40 बाइट कर सकते हैं, ना 20 बाइट से बढ़ा करके 15 बाइट कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। इसलिए इस टाइप की मेमोरी को कहते थे हम लोग, क्या कहते थे? स्टैटिक मेमोरी। स्टैटिक मेमोरी का मतलब क्या हो गया? फिक्स्ड कर दिया। हमने क्या कर दिया? मेमोरी को फिक्स्ड कर दिया। दैट इज वी कुड नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ मेमोरी ड्यूरिंग रन टाइम। ठीक है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ड्यूरिंग रन टाइम, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमने जब भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते थे, हम उस वेरिएबल जितने बाइट ऑफ अमाउंट ऑफ मेमोरी ले रहा है उसको हम फिक्स कर देते थे। ठीक है, यानी हम उसमें कोई भी उसकी साइज घटा बढ़ा नहीं सकते थे। तो इससे प्रॉब्लम क्या आती थी? प्रॉब्लम देखिए, मान लीजिए मैंने एक एरे लिया इंट ए और उसका साइज मैंने लिखा मान लीजिए 100। ठीक है, तो यानी ये कितना बाइट ऑफ अमाउंट ऑफ मेमोरी लेगा बताओ? ये 200 बाइट्स लेगा कि नहीं लेगा? ये 200 बाइट्स। अब चूंकि हम यहाँ पर जो साइज होता था एरे का साइज, वो हमेशा क्या होता था? इंटीजर कांस्टेंट होता था। इसका मतलब इसका साइज हम घटा बढ़ा नहीं सकते थे, वेरिएबल नहीं लिख सकते थे, सिर्फ फिक्स्ड कर सकते थे। यानी हमने 100 लिखा। इसका मतलब है कि ए 100 एलिमेंट्स स्टोर करेगा और उसके लिए मेमोरी कितनी एलोकेट हो गई? 200 बाइट्स। लेकिन अगर हम n साइज का एरे लेना चाहते थे तो हम क्या वेरिएबल लेते थे? n, और n की वैल्यू क्या करते थे? इनपुट कराते थे थ्रू स्कैनफ फंक्शन से। ठीक है, अब स्कैनफ फंक्शन से जब हम n की वैल्यू इनपुट कराते थे तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती थी? 2 पॉसिबिलिटी हो सकती थी। या तो n की वैल्यू हम क्या करते थे? साइज से कम कर देते थे।
ठीक है, या n की वैल्यू साइज से ज़्यादा भी हो सकती थी, यानी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, जो n की वैल्यू है यानी जो साइज है एरे का वो से जो पहले से डिफाइन है उससे हम कम भी वैल्यू इनपुट करा सकते हैं, और n की साइज n की वैल्यू साइज से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर n की वैल्यू मान लीजिए हमने करा दी 50, इसका मतलब है कि रन टाइम पर, एग्जीक्यूशन टाइम पर आपने कितने एलिमेंट्स स्टोर कराए, 50 एलिमेंट्स। अगर 50 एलिमेंट्स स्टोर कराए तो यानी कितने बाइट्स यूज़ हुए, सिर्फ 100 बाइट्स यूज़ हुए, और 100 बाइट्स क्या हो गए, वेस्टेज हो गए। क्या हो गए, वेस्टेज हो गए। तो एक ये प्रॉब्लम आई। अगर मान लीजिए n की वैल्यू साइज से जा कर दिया, मान लीजिए n की वैल्यू आपने क्या इनपुट करा दी 150, तो इसका मतलब है हमने तो कितने बाइट लिए हैं, 200 बाइट्स, यानी 100 एलिमेंट्स के लिए लिया, यानी 200 बाइट्स तो यूज़ में आए, लेकिन 100 बाइट्स की हमको क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, क्या पड़ी, रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं, 100 बाइट्स और चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू 150 यानी 300 बाइट्स की रिक्वायरमेंट हुई। 300 बाइट्स की रिक्वायरमेंट में 200 बाइट्स तो यूज़ हो गया, लेकिन 100 बाइट्स हम कहाँ से ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। इसका मतलब है ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, यानी कंपाइल टाइम पर जब हम मेमोरी को स्टैटिकली फिक्स्ड कर देते हैं तब हमारे साथ दो प्रॉब्लम होती है। अगर हम एरे की बात कर रहे हैं, अगर साइज कम होगा तो मेमोरी वेस्टेज हो जाएगी, अगर साइज ज़्यादा होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, और भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम कौन सा कंसेप्ट यूज़ करते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या हो गया, अगर n की वैल्यू 50 है तो जो 100 बाइट्स है वो वेस्टेज ना हो, वो फिर से उस जगह पर चला जाए जहाँ से मेमोरी हमने ली है, ताकि ये 100 बाइट्स कहीं और यूज़ हो जाए। और अगर हमको ज़्यादा वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ रही, यानी और मेमोरी की ज़रूरत पड़ रही, तो हमको 100 बाइट्स और मिल जाए एग्जीक्यूशन टाइम पर। इसी को बोलेंगे हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। समझ में आ गया, ठीक है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कंसेप्ट क्या हो गया, यानी अगर हम क्या करें, मेमोरी को द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी the process of allocating memory at the time of execution, या इसी को क्या बोलेंगे, और रन टाइम, ठीक है, is called डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। समझ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर एग्जीक्यूशन टाइम पर हम करते तो हम क्या करते, ये जो 100 बाइट्स है ये बर्बाद ना होती, इसको हम कहीं वापस रीस्टोर कर सकते थे। ये अगर 100 बाइट्स की ज़रूरत पड़ती तो हम और भी 100 बाइट्स ले सकते थे। तो इस तरह की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ही हम क्या यूज़ करेंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, यानी मेमोरी का एलोकेशन करना है आपको एग्जीक्यूशन टाइम पर या रन टाइम को, इसी को कहेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब ये होता कैसे है, कुछ इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, यानी प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, जिनकी हेल्प से हम मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करते हैं, यानी रन टाइम पर मेमोरी का एलोकेशन करते हैं। वो कौन कौन से फंक्शन होते हैं, वो 4 तरीके के फंक्शन होते हैं। मैलॉक फंक्शन होता है, कैलॉक फंक्शन होता है, ठीक है, री एलॉक फंक्शन होता है, और फ्री। ये 4 तरीके के फंक्शन होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं जब मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करते हैं, ठीक है। ये फंक्शंस आपके stdliv.h हेडर फाइल में स्टोर होते हैं। इतनी चीज़ समझ में आ रही है। ये जितने भी फंक्शंस हैं ये एक मेमोरी एरिया होता है, क्या होता है, एक मेमोरी एरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीप। यानी ये सारे फंक्शंस क्या करते हैं, इसी मेमोरी एरिया हीप से ही मेमोरी लेते हैं। अगर मान लीजिए 20 बाइट्स की ज़रूरत होगी, ठीक है, अगर हम डायनेमिकली एलोकेट कर रहे हैं तो कहाँ से लिया जाएगा, हीप से लिया जाएगा, ठीक है। और मान लो हमको 10 बाइट की ही ज़रूरत पड़ी,
ठीक है, और 10 बाइट हमारा क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, तो ये कहाँ चला जाएगा, हीप में वापस चला जाएगा। ठीक है, अगर 20 बाइट्स हमने ली हुई है, डायनेमिकली एलोकेट की है, और हमको 30 बाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम बाकी 10 बाइट कहाँ से उठा लेंगे, हीप से ले लेंगे। यानी जो भी मेमोरी आएगी वो किस मेमोरी एरिया से आएगी, हीप से आएगी। अगर हमने 20 बाइट्स की ज़रूरत थी, हमने ले लिया, लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम पर हमको सिर्फ 10 ही बाइट की ज़रूरत पड़ी, तो 10 बाइट जो बर्बाद हो रही है वो बर्बाद नहीं जाएगी, सीधे कहाँ चला जाएगी, हीप में चली जाएगी। और अगर हमने 20 बाइट्स लिया था लेकिन हमको एग्जीक्यूशन टाइम पर 10 बाइट्स और ज़रूरत पड़ गई, यानी कितनी बाइट्स अब मेमोरी की ज़रूरत पड़ी, 30 बाइट्स, यानी 20 से 10 बाइट और बढ़ गया, तो 10 बाइट मेमोरी हम कहाँ से ले लेंगे, हीप से ले लेंगे। समझ रहे हो, यानी जो भी मेमोरी ली जाएगी वो कहाँ से ली जाएगी, हीप से ली जाएगी। और किन फंक्शंस के थ्रू ली जाएगी, किन फंक्शंस के थ्रू मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट किया जाएगा, मैलॉक, कैलॉक, रीअलॉक और फ्री फंक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैलॉक फंक्शन की। किसकी बात करते हैं, मैलॉक फंक्शन की, कि मैलॉक फंक्शन क्या होता है, MALLOC, मैलॉक फंक्शन। ठीक है, देखो इसका पहले हम डिक्लेरेशन कर लेते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है। ठीक है, सिंटेक्स देख लीजिए आप, सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स होता है, देखिए मैलॉक फंक्शन है यानी मैलॉक। ठीक है, अब इसके अंदर एक आर्गुमेंट होता है, कितने आर्गुमेंट होता है, ये एक आर्गुमेंट। एक आर्गुमेंट किस प्रकार का होता है, मान लीजिए उस आर्गुमेंट का नाम हम लिख दिया साइज। ठीक है, और उसका टाइप होता है साइज _t। ठीक, और ये इसका रिटर्न टाइप, यानी ये जो मेमोरी एलोकेट करता है थ्रू मैलॉक फंक्शन, यानी ये आर्गुमेंट, ये फंक्शन कैसी वैल्यू रिटर्न करता है, तो इसका रिटर्न टाइप वॉइड पॉइंटर होता है। क्या होता है, वॉइड पॉइंटर। इतनी चीज़ समझ में आ रही, इतनी चीज़ समझ में आ रही। तो ये आपका क्या हो गया, सिंटेक्स हो गया मैलॉक फंक्शन का। सर इसमें साइज टी क्या होता है, साइज टी एक अनसाइंड इंटीजर होता है। क्या होता है, अनसाइंड। अनसाइंड इंटीजर मतलब पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, और सर साइज टी क्यों लिखा जाता है, इसका इसकी डेफिनेशन कहाँ पर स्टोर्ड है, stdlib.h में। ये एक अनसाइंड है, और साइज क्या है, साइज एक अपना आर्गूमेंट है। क्या है, एक आर्गूमेंट है, यानी मैलॉक फंक्शन में केवल एक आर्गूमेंट पास कराया जाता है। ठीक है, अनसाइंड का मतलब यानी आप जो मेमोरी एलोकेट कर रहे हो, जितने नंबर ऑफ बाइट्स, वो क्या होगी, पॉजिटिव तो होगी। ऐसा तो हो गया नहीं हम -25 बाइट्स मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, नहीं ना, पॉजिटिव वैल्यू ही तो करोगे, मतलब कि हम 25 पॉजिटिव वैल्यू यानी 25 नंबर ऑफ ब्लॉक्स मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, माइनस में तो कर नहीं सकते, इसलिए हमेशा क्या लिखते हैं, अनसाइंड। और मैलॉक क्या होता है, मैलॉक फंक्शन कैसी वैल्यू रिटर्न करता है, वॉइड पॉइंटर। कैसी वैल्यू रिटर्न करता है, वॉइड पॉइंटर। इतनी चीज़ समझ में आ गई। यानी हम जब भी मैलॉक फंक्शन से मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करेंगे तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स क्या होंगे, एक आर्गुमेंट होगा, और ये आर्गुमेंट क्या बताता है, कितने नंबर ऑफ बाइट्स आपको मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट करनी है। ठीक है, और ये कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा, वॉइड पॉइंटर का, यानी वॉइड पॉइंटर इस एड्रेस, इसके बेस एड्रेस को पॉइंट करेगा। ठीक है, देख लीजिए एक एग्जांपल, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ठीक, और इसके तीन मेंबर हो गए, रोल नंबर हो गया बच्चे का नाम हो गया, बच्चे का मार्क्स हो गया। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा, इंट मेन, और मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस्ट्रिक ptr, यानी ये पॉइंटर वेरिएबल लिया है किस प्रकार का, स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का। अब मुझे क्या करना है, ये इतने नंबर ऑफ बाइट्स जो इसकी साइज है, ठीक है, इतने नंबर ऑफ बाइट्स मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट करनी है। ठीक है, तो डायनेमिकली एलोकेट करनी है तो मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा, मैलॉक फंक्शन। ठीक है, अब मुझे नहीं पता है कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट कितने नंबर ऑफ बाइट्स मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट करेगा। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, कौन सा ऑपरेटर ले लेंगे, साइज ऑफ, यानी मैंने लिख दिया साइज ऑफ ब्रैकेट में स्ट्रक्ट स्टूडेंट, यानी स्ट्रक्ट स्टूडेंट इसका जो साइज होगा उतने नंबर ऑफ बाइट्स आप मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट कर लीजिए। ठीक है, फिर
ये कैसा फंक्शन, ये मैलॉक फंक्शन क्या रिटर्न करता था, वॉइड पॉइंटर। इसलिए जब हम वैल्यू रिटर्न कराएंगे तो हम हमेशा क्या कराएंगे, टाइप कास्ट कराएंगे। तो टाइप कास्ट कराएंगे तो हमने किस प्रकार का टाइप कास्टिंग कर दी यहाँ पर, स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का, यानी हमने लिख दिया स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस्ट्रिक। और ये किस वेरिएबल में वैल्यू, ये जो एड्रेस रिटर्न कर रहा है वो किस पर स्टोर होगा, पीटीआर पे। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब जब मैंने ये कराया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये हुआ, यानी आर एन के लिए ये दो बाइट मेमोरी हो गई, ठीक है, 1000 से 1001। फिर एन कैरेक्टर 1 बाइट लेता है तो कितना लेगा, 20 बाइट, यानी 2002 से 2019 तक 20 बाइट ये ले लिया। और एम कितना लेगा, 4 बाइट, यानी 2020 से 1023 तक। ये यानी ये टोटल कितनी बाइट हो गई, कितनी बाइट हो गई, 2 बाइट्स, 20 बाइट्स और 4 बाइट्स, यानी कितनी हो गई, 22 4 26 बाइट। बताइए, ठीक है, 1001, 1002 से 1019 और 26 बाइट्स, ये हो गई मेमोरी, ठीक है, यानी 1025 तक जाएगा ना। हाँ, 26 बाइट्स है ना, 2 बाइट है तो 1001 तक यहाँ जाएगा, फिर 1002 से 21 तक यहाँ जाएगा, और 1022 से 1025 तक यहाँ जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई ये आपने। अब इसमें मैंने क्या लिया, एक पीटीआर वेरिएबल लिया, तो पीटीआर वेरिएबल किसको पॉइंट करेगा, किसको पॉइंट करेगा, बताइए आपने। पीटीआर वेरिएबल, ये जो मैंने ये मेमोरी एलोकेट की है, ये कितनी है, 26 बाइट्स। तो 26 बाइट्स मेमोरी हमने किस फंक्शन से एलोकेट की है, मैलॉक फंक्शन से। यानी मैलॉक फंक्शन में क्या आर्गूमेंट पास कराया है, मैलॉक 26, यानी मैलॉक साइज ऑफ स्टूडेंट, यानी 26, यानी 26 बाइट्स आप मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट कर ली। अब 26 बाइट्स मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट हुई, और ये कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा, वॉइड पॉइंटर। कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा, वॉइड पॉइंटर। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, एक टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर टाइप कास्ट कर दिया स्ट्रक्ट स्टूडेंट, क्या कर दिया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और क्या कर दिया, एस्ट्रिक, ठीक है, और मैलॉक, और कितनी बाइट, 26 बाइट। इतनी चीज़ समझ में। इसको मैंने कहाँ पर स्टोर कराया, पीटीआर में। कहाँ पर स्टोर कराया, यानी पीटीआर। यानी पीटीआर जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है, 2 बाइट लेगा पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है, और ये किसको पॉइंट करेगा, इसको, यानी इसके बेस एड्रेस को, यानी क्या वैल्यू स्टोर कर लेगा, 1000। यानी यहाँ से लेकर के 26 बाइट तक मेमोरी आप ये एक्सेस कर सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या करा लिया, उसको टाइप कास्ट करा लिया। अब मेमोरी आपने डायनेमिकली एलोकेट की, लेकिन मैंने क्या बताया था, ये अब 26 बाइट कहाँ से लेगा, कहाँ से लेगा, अभी क्या बताया था मैंने, कहाँ से लेगा, कौन सी मेमोरी एरिया होता है, मैंने क्या बताया, कहाँ से लेगा, हीप से लेगा। यानी ये 26 बाइट किसके पास जाएगा, हीप के पास, और हीप से पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास 26 बाइट है। अगर 26 बाइट है तब तो ये 26 बाइट डायनेमिकली एलोकेट कर देगा। अगर इसके पास नहीं है तो हमको पीटीआर को चेक करना पड़ेगा कि क्या ये नल वैल्यू तो नहीं रिटर्न कर रहा है। अगर इसके पास 26 बाइट नहीं होगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये मैसेज शो करने पड़ेगा कि हीप में मेमोरी नहीं है। इसलिए हमने क्या लिख दिया, इफ़ पीटीआर इक्वल्स टू नल, यानी अगर ये नल वैल्यू रिटर्न करता है, यानी 26 बाइट नहीं होता है, तब हम क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ सफिशिएंट मेमोरी नॉट अवेलेबल, ठीक है। एल्स, यानी अब हम एल्स पार्ट में आ गए। एल्स में आ गए तो क्या करेंगे आप, यानी अब हमको मेमोरी अवेलेबल मिल गई, यानी पीटीआर नल नहीं वैल्यू रिटर्न कर रहा है, 26 वैल्यू 26 बाइट डायनेमिकली एलोकेट कर ली और बेस एड्रेस पीटीआर में स्टोर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब वैल्यू मान लो इनपुट कराना है तो हम क्या लिखेंगे, इंटर स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट डिटेल इनपुट करनी है। अब देखिए यहाँ पर हमने कौन सा वेरिएबल लिया है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, पीटीआर टाइप का पॉइंटर लिया है, कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर वेरिएबल तो लिया नहीं है। अगर नॉर्मल लिया होता तो क्या लिखा होता, एस स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस लिया होता, ठीक है। अब वैल्यू इनपुट करानी होती एस, तो क्या लिखते, एस डॉट
rn लिखते, लेकिन हम क्या लिए हैं, पॉइंटर वेरिएबल लिए हैं। तो पॉइंटर वेरिएबल वैल्यू इनपुट कराएंगे तो क्या लिखेंगे, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल एस, परसेंटाइल एफ। अब जब पॉइंटर वेरिएबल में वैल्यू एक्स, पॉइंटर स्ट्रक्चर पॉइंटर टाइप का हो तो उसके जो मेंबर को एक्सेस करना होता है तब हम डॉट ऑपरेटर नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एरो ऑपरेटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एरो ऑपरेटर। ये इंपॉर्टेंट, ये समझिएगा, ठीक है। यानी पॉइंटर वेरिएबल होगा, अगर स्ट्रक्चर टाइप का कोई पॉइंटर वेरिएबल है तो उसके मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, डॉट नहीं एरो। यानी क्या लिखेंगे, रोल नंबर बच्चे का इनपुट कराना है तो PTR और एरो RN, ठीक है, एम्परसेंट साइन। स्ट्रिंग यानी नाम इनपुट कराना है तो हमने बताया था कि स्ट्रिंग वेरिएबल बेस एड्रेस स्टोर करता है, इसलिए देयर इज नो नीड टू डिफाइन एड्रेस ऑपरेटर PTRN, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, PTRN। ये वैल्यू क्या हो गई, आपने इनपुट कर दी। अब प्रिंट करानी है तो डिटेल्स प्रिंट करा दीजिए, बस एम्परसेंट ऑपरेटर हट जाएगा, प्रिंटफ फंक्शन लग जाएगा, नॉर्मली आपका क्या हो गया, प्रिंट हो गया। समझ रहे हो? तो ये मैलॉक फंक्शन से हमने मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट कर लिया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को हमने बनाया था मैलॉक फंक्शन से। अगर मान लीजिए हम वन डायमेंशनल एरे का करते हैं तो एक बार इसका भी एग्जांपल देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए, प्रोग्राम टू एक्सेस डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी एज वन डायमेंशनल एरे, ठीक है। यानी वन डायमेंशनल एरे में अगर करते तब क्या होता, ठीक है, डायनेमिकली। देखो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, एक वेरिएबल ले लिया इंट एस्ट्रिक p, पॉइंटर टाइप का, एक n ले लिया, एक i ले लिया। अब हमने क्या लिखा, इंटर द नंबर ऑफ इंटीजर्स टू बी इंटर्ड, यानी कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स आप इनपुट कराना चाहते हो, n की वैल्यू क्या है, ठीक है। n जो होगा उतनी साइज की मेमोरी हमने डायनेमिकली एलोकेट कर दी, n क्रॉस साइज ऑफ इंट मैलॉक। अब इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि ये वॉइड पॉइंटर करता है तो ये कैसी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वॉइड पॉइंटर, तो हम टाइप कास्ट करेंगे तो हमने क्या लिख दिया, इंट एस्ट्रिक, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम इसको एक एग्जांपल ऐसे भी करते चलेंगे ना। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटर द नंबर ऑफ इंटीजर्स टू बी इंटर्ड, यानी n की वैल्यू मैंने मान लीजिए क्या इनपुट कराई, 5 इनपुट कराई। इसका मतलब मैलॉक n यानी 5 क्रॉस साइज ऑफ इंट, ठीक है, साइज ऑफ इंट यानी मैलॉक 5 क्रॉस 2 यानी 10 बाइट्स मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है, मैलॉक फंक्शन। और मैलॉक फंक्शन रिटर्न कैसे करेगा, इंटीजर टाइप वॉइड पॉइंटर, तो उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। टाइप कास्ट करेंगे और उसकी वैल्यू कहाँ पर पॉइंट कराएंगे, p, और पॉइंटर टाइप का वेरिएबल ले लिया है p, ठीक है। p किस प्रकार का है, इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल, ये जो कि बेस एड्रेस स्टोर कर रहा है इसका। इतनी चीज़ समझ में आ गई, यानी 10 बाइट्स, यानी 1000 से लेकर के 1009 तक 10 बाइट आपकी मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट हो गई। लेकिन मैंने क्या बताया था, ये तभी एलोकेट होगी जब हम हीप से पहले चेक करेंगे। तो हम चेक कैसे करेंगे, देखेंगे इफ़ p बराबर नल, अगर नल है वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, मेमोरी नॉट अवेलेबल, और एग्जिट हो जाएंगे। एग्जिट मतलब टर्मिनेट हो जाएंगे, यहीं इस प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। जब मेमोरी ही नहीं है तब फिर हम आगे काम करने की ज़रूरत ही नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, फॉर i बराबर 0, i लेस देन एन i प्लस प्लस, यानी i बराबर 0, 0 लेस देन n, n की वैल्यू 5, कंडीशन ट्रू। अंदर आ जाएगा, क्या कह रहा है, पहला नंबर इनपुट करो, यानी इंटर एन इंटीजर, ठीक है। पहली वैल्यू इनपुट किया, कैसे इनपुट होगा, देखो, स्कैन ऑफ परसेंटाइल डी m% p ऑफ i, m% p ऑफ i, यानी m% p ऑफ 0, यानी p ऑफ 0 क्या हो जाएगा ये, ठीक है। p ऑफ 0 यानी कितना लेगा, 2 बाइट। इस 2 बाइट पर आप कोई वैल्यू क्या कर दीजिए, इनपुट करा दीजिए। मान लीजिए मैंने p0 की वैल्यू इनपुट करा दी 10, ठीक है। आप इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए क्या लिखा है, स्कैन ऑफ परसेंटाइल डी कॉमा p प्लस आई, कर सकते हैं कि नहीं, देखिए स्कैन ऑफ परसेंटाइल डी p प्लस आई, ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने बताया था p क्या है, p पॉइंटर वेरिएबल है, और p की वैल्यू क्या है, 1000, यानी 1000 प्लस i की वैल्यू क्या है, 0, यानी 1000 वाले एड्रेस पर वैल्यू क्या कर दो, इनपुट कर दो। तो 1000 वाले एड्रेस पर वैल्यू इनपुट हो गई, क्या हो गई, 10, ठीक।
अब क्या करेंगे, उसके बाद आई की वैल्यू फिर बढ़ेगी। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर कंडीशन होगा आई 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर आएगा। फिर कहेगा इंटर एन इंटीजर, यानी दूसरा इंटीजर वैल्यू इनपुट करो। फिर दूसरा इंटीजर अगर इस तरीके से चलेंगे तो एड्रेस ऑफ P1 यानी P1 पर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और इसी की चाहे ये इस्तेमाल करें और चाहे ये इस्तेमाल करें, बात एक ही होती है। हमने दोनों बता दिया आपको। यानी P+i करोगे तो क्या हो जाएगा, P 1000 था प्लस आई की वैल्यू क्या हो गई 1, यानी 1000 प्लस 1, पॉइंटर अर्थमेटिक, एक नहीं बढ़ेगा, इंटीजर 2 बढ़ेगा, यानी 1002। इसका मतलब 1002 वाले एड्रेस पर वैल्यू इनपुट कर दो, यानी यहाँ वैल्यू इनपुट हो जाएगी। इस तरह आप पाँचों वैल्यू इनपुट करा लोगे। अब प्रिंट कराओगे तो फॉर i बराबर 0, आई लेस देन है, ये आपने प्रिंट करा दिया। और अगर हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर से प्रिंट कराएंगे तब क्या लिख देंगे, प्रिंट एफ %id एस्ट्रिक P+i, बस P+i, यानी P+i, आई की वैल्यू 0 होगी बताइए, तो P+i, ठीक है, यानी 1000 प्लस 0 एड्रेस पर, यानी 1000 वाले एड्रेस पर जो वैल्यू है, तो 1000 वाले एड्रेस पर जो वैल्यू है वो क्या प्रिंट हो जाएगी 10। फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी तो P+i, यानी 1000 प्लस 1 गुणे 2, यानी 1002 वाले एड्रेस पर जो वैल्यू है, तो 1002 वाले एड्रेस पर जो वैल्यू है वो 20 ये प्रिंट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब हम इस तरीके से एरे में मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट कर लेते हैं। ठीक है, मैलॉक फंक्शन वॉइड पॉइंटर क्यों रिटर्न करता है? अगर वॉइड पॉइंटर नहीं रिटर्न करेगा, अगर मान लीजिए इंटीजर पॉइंटर रिटर्न करता है, तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर जैसे n लिए इंटीजर टाइप का, अगर हम फ्लोट टाइप का लिए होते तब गड़बड़ा जाता है। इसलिए हमेशा मैलॉक फंक्शन क्या किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, वॉइड पॉइंटर। अब वॉइड पॉइंटर रिटर्न करेगा तो हम उसको एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको? ये था हमारा मैलॉक फंक्शन से मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करना। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कैलॉक, रीएलॉक और फ्री फंक्शन की बात करेंगे। थैंक यू।